जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मनी के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी सप्लाई के ऊपर। ये आप देख सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वीडियो भी मनी के ऊपर ही होने वाला है और इसमें हम ये जानेंगे कि मनी सप्लाई होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे तो मनी सप्लाई रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ मनी। यहाँ पे तीन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। पहला वॉल्यूम ऑफ मनी, दूसरा हेल्ड बाय पब्लिक और तीसरा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये तीसरा जाना जरूरी है। तो मनी सप्लाई का बेसिकली मतलब ये हुआ कि लोगों के पास जो पैसा है एक टाइम में, एक समय में, उस पैसे को कहा जाता है मनी सप्लाई। इसी का तो मतलब यही हुआ ना। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मनी सप्लाई रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मनी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ मनी का मतलब हुआ कि कितना पैसा है, कितना पैसा है पब्लिक के पास, या फिर जितना पैसा है पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब एक समय में, उसे कहा जाएगा मनी सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, अगर मैं ये कहूँ कि 31 दिसंबर 2022 मार्केट में पैसा था 10 करोड़ रुपए, मार्केट में पैसा था 10 करोड़ रुपए, तो इस 10 करोड़ रुपए को कहा जाएगा मनी सप्लाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात है, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास पैसा होना चाहिए। लेकिन पब्लिक कौन? पब्लिक में कौन कौन आता है, ठीक है। तो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ वो लोग आता है जो मनी यूजिंग सेक्टर में है। जो लोग मनी यूजिंग सेक्टर का हिस्सा है, सिर्फ वही लोग पब्लिक में आते हैं, बाकी नहीं आता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल हो गया और बिजनेस फर्म हो गया, तो ये दो लोग ही सिर्फ और सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिविजुअल के पास पैसा है और बिजनेस फर्म के पास पैसा है, तो सिर्फ इन दोनों के पैसे को ही हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, बाकी लोगों को पैसों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये तो जान लिया कि किन लोगों को पैसों को हम लोगों ने इंक्लूड करना है मनी सप्लाई में, लेकिन अब ये भी जान जाते हैं कि किन लोगों को पैसा में मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। तो वो लोग आते हैं मनी क्रेडिंग सेक्टर में। तो जो लोग मनी क्रेडिंग सेक्टर में आते हैं, उन लोगों के पैसों को मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इस सेक्टर में कौन कौन सा आता है? तो इस सेक्टर में आता है बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का पास पैसा है और बैंक के पास पैसा, अच्छा बैंक के पास पैसा, उसका पैसा होना चाहिए, ठीक, उसका ही अपना पैसा होना चाहिए बैंक के पास, तब हम उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ मनी मतलब जितना पैसे का पास है। जैसे मान के चलो ये 10 करोड़ रुपए लोगों के पास है ना, तो ये 10 करोड़ रुपए वॉल्यूम ऑफ मनी हो गया। अगर लोगों के पास 20 करोड़ होता तो ये 20 करोड़ वॉल्यूम ऑफ मनी हो गया। अगर 30 करोड़ होता तो 30 करोड़ वॉल्यूम ऑफ मनी हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या था? पब्लिक। हम ये भी जान गए कि पब्लिक में कौन कौन सा लोग आते हैं जिनका पैसे को हम इंक्लूड कर सकते हैं मनी सप्लाई में। तो दो लोग आता है, ये दो लोग कौन है? एक इंडिविजुअल है और दूसरा है बिजनेस फर्म। और इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म मनी यूजिंग सेक्टर का हिस्सा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि किन लोगों के पैसों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमने ये देखा कि बैंकिंग सिस्टम को पैसों को और गवर्नमेंट के पैसों को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा, और फिर बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट ये मनी क्रेडिंग सेक्टर का हिस्सा है, ठीक है। ये मनी क्रेडिंग सेक्टर का हिस्सा है। तीसरा मैंने ये कहा था पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो पहला चैप्टर में ना हम लोगों ने फ्लो और स्टॉक का कंसेप्ट पढ़ा था। फ्लो और स्टॉक का कंसेप्ट हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो फ्लो में हम लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक में हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब सीधा सा है कि मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है,
ठीक है, तो मनी सप्लाई का मीनिंग यही था। मनी सप्लाई में कौन कौन से लोग आते हैं यही था, और मनी सप्लाई में कौन कौन से लोग नहीं आते वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर्स ऑफ ये जो चार है ना, M1, M2, M3 और M4, ये आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में। ठीक है, लेकिन आज हम जानेंगे सिर्फ M1 के बारे में, मनी सप्लाई 1। M1 वैसे ना मोस्ट लिक्विड आता है, मोस्ट लिक्विड। M1 क्या होता है? मोस्ट लिक्विड होता है। ठीक है, तो M1 क्या होता है? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M1 क्या है? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मतलब कि मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो M1 में बताया जाता है, M2 में बताया जाता है, M3 में भी बताया जाता है और M4 में भी बताया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ M1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है M1 का, वो है करेंसी और कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। देखो करेंसी क्या है ना, करेंसी का मतलब जैसे 100 रुपीज़ का नोट है, जिसको हम करेंसी कहते हैं। जैसे 200 का नोट है, 500 का नोट है, 50 का नोट है ना, जैसे 20 का भी नोट होता है, जैसे 10 का भी नोट होता है। तो इसको हम कहेंगे ये है हमारा करेंसी। तो इस करेंसी को हम इंक्लूड करते हैं M1 में। दूसरा है कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्का, जैसे 5 का सिक्का हो गया, 2 का सिक्का हो गया, 1 का सिक्का हो गया, 10 का सिक्का हो गया, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं M1 में। ठीक है, तो आई होप आप करेंसी और कॉइन्स का तो समझ में आ गया होगा कि करेंसी और कॉइन्स क्या होता है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो डिपॉजिट जिसको हम आसानी से विथड्रॉ भी कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से विथड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, इसमें कोई झमेला नहीं है। आप अभी चाहो तो अभी डिपॉजिट कर सकते हो, अभी चाहो तो अभी विथड्रॉ भी कर सकते हो। इसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, देने वाली बात यह है कि डिमांड डिपॉजिट में ना इंटर बैंक डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता। इंटर बैंक डिपॉजिट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे अगर कोई इंटर बैंक डिपॉजिट है ना तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करते। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब जैसे PNB बैंक है, ठीक है, और SBI बैंक है। तो SBI क्या PNB क्या कर रहा है? SBI में डिपॉजिट कर रहा है, और ठीक है, तो ये इंटर बैंक हो रहा है ना, एक बैंक दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो मान के चलो 10 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक ने SBI में डिपॉजिट किया, तो ये 10 करोड़ रुपए डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा देखो सिचुएशन की, अगर SBI PNB में डिपॉजिट कर रहा है 15 करोड़ रुपए, तो ये 15 करोड़ रुपए क्या हुआ? इंटर बैंक डिपॉजिट होना, एक बैंक दूसरे बैंक में क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कह दो कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट, NDD मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट ही इंक्लूड होता है M1 में। और दूसरा चीज़ क्या है, जैसे फिक्स डिपॉजिट भी होता है ना, फिक्स डिपॉजिट भी होता है ना, तो फिक्स डिपॉजिट में क्या है ना, ना तो आसानी से विथड्रॉ किया जाएगा, ना ही आसानी से विथड्रॉ तो जब चाहो तब नहीं कर सकते ना। अगर आपने 5 साल के लिए डिपॉजिट किया हुआ है तो 5 साल से पहले तो विथड्रॉ आप जब चाहो तो आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या है ना, कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं। अगर आपको रात को 12 बजे भी अगर आपको विथड्रॉ करना है तो आप आसानी से ATM में जाके पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, है ना। ठीक है, और आता है अदर डिपॉजिट विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI क्या है? जैसे अगर कोई IMF जानते हो ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फॉरेन बैंक्स भी जानते होंगे। फॉरेन बैंक्स जैसे किसी भी देश, किसी भी बाहर देश का बैंक है, तो अगर वो इंडिया में इंडियन बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं।
ठीक है। और जैसे फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, अगर फॉरेन गवर्नमेंट भी अगर इंडिया में आके पैसा डिपॉजिट करता है तो उसको भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर फिर दिमाग में एक बात आया होगा कि मैंने क्या कहा था, मैंने एक बात कहा था कि बैंक का पैसा, ये बैंक का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है, ये कहा था मैंने। लेकिन फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि IMF, एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा अगर इंडिया में आता है तो उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड करना चाहिए। ये तो कॉन्ट्रेरी हो गया ना, मतलब मैंने एक जगह कहा कि नहीं कर सकते हैं और अभी कह रहा हूँ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, ये जो मैंने बताया ना, ये जो मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में है। अगर इंडियन बैंक और गवर्नमेंट का पास पैसा है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। इंडियन बैंक और इंडियन गवर्नमेंट का पैसा इनको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन अगर कोई फॉरेन बैंक्स आके इंडिया में पैसा डिपॉजिट करता है और फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया में पैसा डिपॉजिट करता है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट, सिर्फ इंडियन बैंक और गवर्नमेंट के पैसों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है ना कि जो इंडियन बैंक है और इंडियन गवर्नमेंट है ना, इनका पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है, इसका पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है। इसकी वजह से हम इनका पैसों को मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।